हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। आज इंडियाज़ हीरो सीरीज़ में हम बात करने वाले एक ऐसे लीजेंड के बारे में जिनके सामने 35,000 की मुगल सेना ने सरेंडर कर दिया था। हम बात करेंगे आज महाराणा प्रताप के बारे में, इनकी लेगेसी के बारे में, कंट्रीब्यूशन के बारे में, और क्यों अकबर जीते जी इन्हें नहीं पकड़ पाया और क्यों इनकी डेथ पर, इनके शहीद हो जाने पर, इनके निधन पर अकबर भी फूट फूट कर रोया। तो आज हम बात करने वाले हैं महाराणा प्रताप के बारे में। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए लिए गए हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। फिर होगा क्वेश्चन ऑफ द डे जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। वंस अगेन आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी मैं, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा जिससे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर सकें। तो अगर सेशन पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा महाराणा प्रताप जी की लेगेसी को। आइए स्टार्ट करते हैं आज का हम सेशन। महाराणा प्रताप ये किंग थे मेवाड़ के। महाराणा प्रताप जी किंग थे मेवाड़ के। तो अगर आप भारत के नक्शे में मेवाड़ को देखना चाहेंगे तो ये जो रीजन आपको दिख रहा है, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर, ये जो पूरा रीजन है ये मेवाड़ कहलाता था। और ये है आपका किंगडम ऑफ मेवाड़, किंगडम ऑफ मेवाड़। और इसी के राजा थे राजा महाराणा प्रताप। ठीक है, तो महाराणा प्रताप जो है वो किंगडम ऑफ मेवाड़ के राजा थे। और इनके जो फादर थे, महाराणा प्रताप के जो फादर थे, उनका नाम था उदय सिंह सेकेंड। और उदय सिंह सेकेंड जी के द्वारा ही उदयपुर को बसाया गया था। इस बात को आपको याद रखना है। महाराणा प्रताप का जन्म जो है वो कुंभलगढ़ के किले में हुआ था। ये वही कुंभलगढ़ का किला है जिसको राणा कुंभा ने बनाया था। तो राणा कुंभा के द्वारा बनाया गया ये कुंभलगढ़ का किला आज यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में शामिल है। और उसी कुंभलगढ़ के किले में जो है महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। तो यहाँ पर सिसोदिया क्लेन ऑफ राजपूत से बिलोंग करते थे उदय सिंह सेकेंड, और उनकी वाइफ थी रानी जीवंत कंवर। ऐसा बताया जाता है कि उदय सिंह सेकेंड जी की 20 से ज़्यादा वाइफ थी, 20 से ज़्यादा शादियाँ इन्होंने की थी। और उनमें से एक वाइफ थी उनकी रानी जीवंत कुंवर, और इनसे ही महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540 को। 9 मई दिन याद रखेंगे, 9 मई 1540 को जब भारत में आप देखेंगे कि चौसा का बैटल हो रहा था। चौसा के बैटल में शेरशाह सूरी ने मुगल सल्तनत के बादशाह हुमायूं को हरा दिया था। और मुगल सल्तनत की हालत बहुत टाइट थी और हुमायूं जो था वो यहाँ वहाँ भटक रहे थे। ठीक है, और शेरशाह सूरी का वर्चस्व आ चुका था भारत पर। तो ये बात आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए। तो 9 मई को 1540 में कुंभलगढ़ के किला राजस्थान में जो है महाराणा प्रताप का जन्म होता है। इनके फादर का नाम उदय सिंह सेकेंड होता है। और उदय सिंह सेकेंड ने जो कैपिटल बनाई थी मेवाड़ की वो थी चित्तौड़। तो चित्तौड़ जो थी वो मेवाड़ किंगडम की कैपिटल थी। और उदय सिंह सेकेंड के द्वारा ही उदयपुर का फाउंडेशन स्टोन रखा गया था। जिन्हें आज हम महाराणा प्रताप के नाम से जानते हैं उनका एक्चुअली नेम प्रताप सिंह वन था। प्रताप सिंह फर्स्ट जो है, इन्हें हम महाराणा प्रताप कहते हैं, बेसिकली राणा। तो राजस्थानी में राणा का मतलब हो जाता है राजा। और कई सारी बैटल इन्होंने लड़ी हैं, जीती हैं, और मुगलों से फाइट किया है। और इनके जीते जी मुगल इनको पकड़ नहीं पाए, इसलिए इनके नाम के सामने लग गया महाराणा। तो महाराणा प्रताप, तो इनका एक्चुअली नाम जो था वो प्रताप सिंह वन था, जो कि राजा उदय सिंह सेकेंड के बेटे थे। ठीक है, अब यहाँ पे हम थोड़ी सी कहानी को पीछे जाते हैं, किस तरीके से ये मेवाड़ और मुगलों की कहानी शुरू हुई और क्यों बैटल ऑफ हल्दी घाटी यहाँ पर हुआ। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हल्दी घाटी के युद्ध से पूछे जाते हैं। तो आज आपको काफ़ी कुछ यहाँ पे सीखने को मिलने वाला है, इसलिए हम थोड़ा सा और पहले यहाँ पर जाते हैं। जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पर मुगल सल्तनत की शुरुआत होती है 1526 में। 1526 में जो है मुगल सल्तनत की शुरुआत होती है। और शुरुआत कौन करता है? बाबर करता है। लेकिन बाबर ज़्यादा समय तक गद्दी पर नहीं बैठता, लगभग 4 से 5 साल तक ही बाबर मुगल सल्तनत की गद्दी को संभालते हैं। बाबर के बाद उनके बेटे जो होते हैं हुमायूं, वो गद्दी पर बैठते हैं। लेकिन हुमायूं जो हैं वो पूरी तरीके से मुगल सल्तनत को सेटअप नहीं कर पाते हैं। और शेरशाह सूरी के साथ उनका चौसा का बैटल हो जाता है और मुगल सल्तनत की जो हालत होती है वो बहुत टाइट होती है। लेकिन हुमायूं की डेथ के बाद जब 1556 में अकबर गद्दी पे बैठते हैं, और अकबर जब गद्दी पे बैठते हैं तो वो मुगल सल्तनत को एक्सपांड करते हैं। और मुगल जो रीजन होता है या मुगल सल्तनत का वर्चस्व या एक प्रॉपर किंगडम सेटअप करने का जो क्रेडिट जाता है, एक्चुअली फाउंडर अगर किसी को बोलेंगे तो हम अकबर को बोलेंगे। ठीक है,
तो अकबर ने मुग़ल सल्तनत की शुरुआत यहाँ पर की है। तो ये पूरा आप मुग़ल सल्तनत देखेंगे जो कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, लाहौर और ये आपको पूरे नदर्न इंडिया में आपको मुग़ल सल्तनत देखने को मिलेगी। अब मुग़ल सल्तनत के सामने यहाँ पर अकबर के सामने 3 किंगडम्स हैं जिनके साथ इन्हें फ़ाइट करनी है। ठीक है, कौन-कौन है? मालवा, मेवाड़ और राजपूत है। मालवा, मेवाड़ और राजपूत है। ठीक है, अब फ़ाइट क्यों करनी है? इनको रास्ते से हटा के अकबर को गुजरात तक पहुंचना है। अकबर को कहाँ तक पहुंचना है? गुजरात तक पहुंचना है, क्योंकि गुजरात में कई सारे पोर्ट्स हैं और यहाँ से एक ट्रेड रूट भी गुजरता है। यहाँ से क्या गुजरता है? एक ट्रेड रूट जाता है। और अगर आपको अपने सल्तनत को बढ़ाना है, अपने सल्तनत की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना है, तो आपको व्यापार को तो बढ़ावा देना ही पड़ेगा। और व्यापार के लिए आपको गुजरात के इन ट्रेड रूट्स पे और गुजरात का जो पोर्ट्स है वहाँ तक आपको अपनी पहुँच बढ़ानी होगी। तो इस ट्रेड रूट के रास्ते में आप देखेंगे तो राजपूत, मेवाड़ और मालवा आते हैं। और अगर आपको यहाँ से गुजरना है, ट्रेड करना है, तो काफ़ी मोटी रकम यहाँ पर वसूली जाती थी। तो यहाँ पे अकबर का एजेंडा था कि इनके साथ या तो ट्रिटी बना लो, या तो अलाइंस कर लो, या तो इनको एक्वायर कर लो, लेकिन हमें ये रास्ता तो बनाना ही है जिससे हम गुजरात तक पहुँच सकें। तो यहाँ पे 3 लोगों के साथ इन्हें फ़ाइट करनी है अकबर को। एक है राजपूत, मेवाड़ और मालवा। सबसे ईजी यहाँ पे फ़ाइट करना है मालवा के साथ। अब आप कहेंगे क्यों? कि मालवा किंगडम स्ट्रांग नहीं था? क्या मालवा को हराना इतना आसान था? ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन अकबर के समय मालवा जो था वो इतना पावरफुल नहीं था, क्योंकि उस समय मालवा के जो राजा थे वो थे बाज बहादुर। मालवा के राजा कौन थे? बाज बहादुर थे। और बाज बहादुर और रूपमती, रानी रूपमती की प्रेम कथाओं को कौन नहीं जानता। आज भी कई सारे किले, रानी रूपमती का महल इसी बात को आपको बयां करता है। तो राजा जो बाज बहादुर थे और रानी रूपमती जी, उनका प्रेम प्रसंग था, उनकी लव स्टोरी बहुत ज़्यादा विख्यात है, आप लोग ने सुनी होगी। तो राजा बाज बहादुर जो थे वो उतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं थे अपनी आर्मी को लेके, युद्ध को लेके। उनका मेजरली जो ध्यान था वो देख सकते हैं कि आप संगीत प्रेमी थे वो, है ना, संगीत में उनका ध्यान है। मतलब बैटल वैटल में इनका कोई ध्यान नहीं, तो इनको हराना बड़ा आसान है। तो अकबर ने सबसे पहले मालवा पे कब्जा किया और मालवा में बैटल लड़ी और मालवा को एक्वायर कर लिया। तो बाज बहादुर जो है वो मेवाड़ चले जाते हैं और रानी रूपमती जो है वहाँ पर जहर खा लेती, पॉइजन खा लेती, मतलब सुसाइड कर लेती है। इस तरीके से मालवा के रीजन पे हमला जो है एक्वायर, मालवा के रीजन को एक्वायर अकबर कर लेते हैं। तो मालवा तो चला गया अकबर के पास। अब बचा है मेवाड़ और राजपूत। अब कौन बचा है? मेवाड़ और राजपूत बचे हैं। तो अब यहाँ पे अकबर मेवाड़ को चुनौती देता है। अब अकबर जो है वो मेवाड़ को चुनौती देता है और मेवाड़ का उस समय जो सबसे पावरफुल फोर्ट माना जाता था वो आज भी बहुत ही पावरफुल फोर्ट है और बहुत ही सुंदर फोर्ट है, चित्तौड़गढ़ का किला। अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोगों से सजेस्ट करूँगी चित्तौड़गढ़ का किला एक बार ज़रूर जाके देखिएगा। वाकई में आलीशान है और जब आप उसे देखेंगे तो आपको राजपूतों के इतिहास और उनकी लेगेसी के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पर था चित्तौड़गढ़ का किला और चित्तौड़ जो था वो मेवाड़ की कैपिटल भी था, जहाँ पर उदय सिंह सेकेंड थे, जहाँ पे उदय सिंह सेकेंड थे। अब यहाँ पर अकबर ने सोचा कि अब मैं इस चित्तौड़गढ़ के फोर्ट को जो है वो कब्जाऊंगा। तो यहाँ पे राजपूत चुपचाप होके देख रहे हैं, अगर अकबर ने चित्तौड़गढ़ के किले को हासिल कर लिया तो हम अकबर के साथ मिल जाएंगे, क्योंकि पता चल जाएगा ना कि अकबर कितना पावरफुल है। तो यहाँ पर अकबर जो है वो चित्तौड़गढ़ के फोर्ट पे कब्जा करने के बारे में सोचते हैं और यहाँ पे वो चित्तौड़गढ़ के किले को घेर लेते हैं और चित्तौड़गढ़ के किले पे कब्जा कर लेते हैं। जब ये चीज़ देखते हैं राजपूत, तो राजपूत पहले ही सरेंडर कर देते हैं या राजपूत पहले ही अलायंस बना लेते हैं। मैट्रिमोनियल अलायंस भी जो है वो राजपूतों के साथ आपको देखने को मिलेगी। राजा अकबर और जोधाबाई की कहानी आप लोगों ने कई सारे मूवीज़ में भी देखी होगी। तो राजपूत को भी यहाँ पे ट्रिटी के जरिए और आप कह सकते हैं कि मैट्रिमोनियल अलायंस के जरिए जो राजपूत हैं वो मुगलों के साथ मिल जाते हैं। अब बच जाता है केवल और केवल मेवाड़ और इसी मेवाड़ में राजा उदय सिंह जी हैं, उदय सिंह सेकेंड, और इनके बेटे हैं महाराणा प्रताप। अब यहाँ पे महाराणा प्रताप जी जब चित्तौड़गढ़ पर एक्वायर किया जाता है अकबर के द्वारा, तो उस समय राणा प्रताप की जो उम्र होती है, महाराणा प्रताप की उम्र मात्र 27 साल की बताई जाती है। क्लियर हो गई इतनी चीज़ें? आइए अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। देखिएगा, बाज बहादुर मालवा के रीजन पे थे, अकबर ने इस रीजन को एक्वायर कर लिया और यहाँ पे उदय सिंह सेकेंड जो थे वो मेवाड़ के राजा थे और यहाँ पर उदय सिंह जी का जो किला था, चित्तौड़ का किला, उस पर अकबर ने हमला कर दिया था और चित्तौड़ के किले को जो है वो एक्वायर कर लिया था। इसलिए उदय सिंह सेकेंड को अपनी कैपिटल छोड़कर चित्तौड़गढ़ से लेफ्ट होना पड़ा था, जाना हो पड़ा था अपनी फैमिली को लेकर। इतनी चीज़ें क्लियर है। ये घटना जो है वो 1567-68 की बताई जाती है, जब चित्तौड़गढ़ के किले पर अपनी मिलिट्री को भेजा था अकबर ने और चित्तौड़गढ़ के फोर्ट को जो है वो कैप्चर कर लिया था।
ठीक है। कई महीनों तक यहाँ पे ये मतलब इसको सीज़ करके रखा हुआ था, रसद पानी सब बंद कर दिया था, और एक तरीके से जब पूरा रसद पानी ख़त्म हो गया था चित्तौड़गढ़ के फोर्ट का, और इस पे जो है फिर मिलिट्री अपनी भेज दी थी अकबर ने। ऐसा बताया जाता है कि अकबर ने लगभग यहाँ पे 30,000 से लेकर 40,000 लोगों को जो है कत्लेआम किया था, इन लोगों को मार दिया था, और यहाँ की जो महिलाएं थी उन्होंने जौहर कर लिया था। तो अकबर को ग्रेट किंग कहा जाता है, द महान किंग कहा जाता है, लेकिन उनके जीवन में अगर कोई दाग है तो वो यही दाग है जब इन्होंने चित्तौड़गढ़ के किले को जीता था, क्योंकि कई सारे लोगों का कत्लेआम किया था, कई सारे लोग यहाँ पे मारे गए थे, 30,000 से 40,000 लोग यहाँ पर मारे गए थे। तो यहाँ पर इस बैटल के बाद जो प्रताप सिंह जी उस समय जो थे वो केवल 27 साल के थे, और उदय सिंह सेकंड ने डिसाइड किया था कि वो चित्तौड़ को छोड़ देंगे, और उन्होंने अपनी फैमिली को शिफ्ट कर लिया था गोगुंदा, और गोगुंदा को अपनी कैपिटल यहाँ पर बना लिया था। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब 1572 में क्या होता है, 1572 में उदय सिंह सेकंड जी की डेथ हो जाती है, इनका निधन हो जाता है। और उदय सिंह सेकंड जी के बाद अब ऐसा सभी को लगता है कि अगले जो महाराजा बनेंगे, अगले जो किंग बनेंगे, वो कौन बनेंगे, महाराणा प्रताप बनेंगे, क्योंकि महाराणा प्रताप ही सबसे बड़े बेटे थे उदय सिंह सेकंड के, और सबसे प्रतापी थे, सबसे ज़्यादा योद्धा थे, है ना, और इनको रणनीति एडमिनिस्ट्रेटिव संभालना भी आता था, लोगों के बीच में भी रहते थे, तो कई तरीके से कैपेबल थे कि अगला राजा जो है वो किसे बनना चाहिए, अगला राजा महाराणा प्रताप को बनना चाहिए। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि उदय सिंह सेकंड की 20 से ज़्यादा वाइफ थी, 20 से ज़्यादा पत्नियां थी, उनमें से यहाँ पर एक उनकी फेवरेट रानी थी। हम हमेशा एक राजा की अपनी एक फेवरेट रानी होती है, ठीक है, तो इनकी भी एक फेवरेट रानी थी जिनका नाम बताया जाता है रानी भाटियानी, ठीक है, और इनके बेटे थे जगमाल। तो यहाँ पे रानी चाहती थी कि उनके बेटे को जो है वो मेवाड़ का राजा बनाया जाए। तो यहाँ पर उदय सिंह सेकंड जी ने अपने मरने से पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि उनका जो सक्सेसर रहेगा, उनका जो उत्तराधिकारी रहेगा, वो कौन रहेगा, उनका बेटा जगमाल रहेगा। उनका बेटा कौन रहेगा, जगमाल रहेगा, और जगमाल को गद्दी पे बिठाया जाएगा। मतलब किंगडम कौन संभालेगा मेवाड़ का, अब जगमाल संभालेगा। लेकिन जैसे ही ये बात लोगों तक पहुंचती है राजा उदय सिंह सेकंड की डेथ के बाद कि राजा जगमाल को जो है वो गद्दी पर बिठाया जा रहा है, तो लोग आक्रोशित हो जाते हैं कि ऐसे कैसे, सबसे प्रतापी जो हैं या जो एडमिनिस्ट्रेशन को सही तरीके से संभाल सकते हैं वो महाराणा प्रताप है। और महाराणा प्रताप को लोग ढूंढते हैं, और उस समय महाराणा प्रताप जो है वो मेवाड़ को छोड़ने की तैयारी में होते हैं, तो लोग उन्हें घेर लेते हैं और उनको गद्दी पर बिठाते हैं। तो 1572 की ये घटना होती है। 1 मार्च 1572 में जब महाराणा प्रताप की उम्र 32 साल बताई जाती है, उस समय उन्हें मेवाड़ की गद्दी पर बिठाया जाता है, ना कि राजा जगमाल को, ना कि मतलब उनके बेटे जगमाल को नहीं बिठाया जाता, महाराणा प्रताप को गद्दी पर बिठाया जाता है। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ी यहाँ पे जो गलती मैं आपको बताना चाहूँगी वो हमेशा ये होती है कि राजपूतों में एक यूनिटी की कमी है। अब जैसे कि राजा जगमाल जो कि बहुत छोटे, सबसे छोटे बेटे हैं, एक तरीके से 9वें नंबर के बेटे हैं उदय सिंह सेकंड के, तो उनका तो गद्दी पे बैठना बनता ही नहीं। अगर उनके बड़े भाई एक प्रतापी राजा को गद्दी पे बिठा दिए तो उनको गुस्से होने वाली कोई बात थी नहीं। लेकिन राजा जगमाल जो है, उनके मतलब जो जगमाल, वो गुस्सा हो जाते हैं, और गुस्सा होकर जो है वो अकबर से मिल जाते हैं। और अकबर की तो नीति ही थी, अकबर तो अलायंस बनाना ही चाहते थे। तो अकबर क्या करते हैं, जब यहाँ पे जगमाल पहुँचते हैं अकबर के पास, तो अकबर जगमाल को जो है वो एक टेरिटरी दे देते हैं। वो कहते हैं ये रियासत है और इस पे आप अधिकार कीजिए, लेकिन हमारे साथ अलायंस बना के रहिए। इस तरीके से सारी बातें होती हैं। तो 1 मार्च 1572 को 32 साल की उम्र में महाराणा प्रताप को जो है वो गद्दी पे बिठाया जाता है मेवाड़ की, और ये 54 नंबर के रूलर बन जाते हैं मेवाड़ के, महाराणा प्रताप। और वहीं ये जो जागीर होती है, जहाजपुरी की जहांगीर, वो अकबर जगमाल को दे देते हैं, और जगमाल इस तरीके से अलायंस बना लेता है किसके साथ, अकबर के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस नक्शे से आपको पता चलेगा कि पूरी मुगल टेरिटरी आपको दिख रही है, लेकिन बीच में आपको एक सेफ्रॉन कलर में मेवाड़ दिख रहा है, क्योंकि जब मेवाड़ की गद्दी पे महाराणा प्रताप बैठते तो वो कहते हैं कि मैं चित्तौड़ को लेकर रहूँगा और अकबर को हरा कर रहूँगा, और जीते जी तो कभी मुग़ल सल्तनत की जो ग़ुलामी है वो मैं स्वीकार नहीं करूँगा। तो इस तरीके से ये सारी घटनाएं होती हैं। अब अकबर तो चाहते हैं कि मेवाड़ को वो कब्जा लें, या कोई ना कोई ट्रीटी या कोई ना कोई अलायंस बना ली जाए, क्योंकि ये ट्रेड रूट है और हमको यहाँ से गुजरना पड़ता है, व्यापार करने के लिए गुजरात जाना पड़ता है। तो ऐसा बताया जाता है कई सारे डिप्लोमेट्स को अकबर मेवाड़ पे भेजते हैं, जिससे कोई ना कोई ट्रीटी यहाँ पे साइन हो सके।
तो अलग अलग कहानियाँ देखने को मिलती हैं। कई जगहों पे मिलता है कि 8 डिप्लोमेट को जो है वो भेजा था अकबर ने महाराणा प्रताप के दरबार में, और कहीं पर देखने को मिलता है कि 6 डिप्लोमेट्स को यहाँ पर भेजा था। इन डिप्लोमेट्स में राजा मानसिंह शामिल थे। राजा मानसिंह के जो फादर हैं भगवंत दास, वो शामिल थे, और अकबर के नवरत्नों में से एक राजा टोडरमल भी यहाँ पे शामिल थे, जिन्हें एज अ डिप्लोमेट भेजा गया था महाराणा प्रताप के दरबार में। ठीक है। और महाराणा प्रताप जो थे वो इन डिप्लोमेट्स का बहुत ही शाही सम्मान करते थे, उनको अच्छे से बिठालते थे, बुलाते थे, उनका स्वागत किया जाता था। जो लास्ट डिप्लोमेट भेजे गए थे वो राजा मानसिंह को बताया जाता है कि अकबर ने अपने जो लास्ट डिप्लोमेट राणा प्रताप के दरबार में भेजा था वो राजा मानसिंह थे। तो राजा मानसिंह वहाँ पे जाते हैं और राजा मानसिंह का भी बहुत ही स्वागत किया जाता है महाराणा प्रताप के दरबार में। ठीक है। यहाँ पर कई सारी जो कहानियाँ हैं, जैसे कि अगर आप बात करते हैं राजा रत्नाकर या अमर का वंशावली, वहाँ से हमें कई सारी इंटरेस्टिंग कहानियाँ देखने को मिलती हैं कि राजा मानसिंह जो है वो महाराणा प्रताप के दरबार में जाते हैं, उनका सम्मान किया जाता है, उनको खाना परोसा जाता है, उनके लिए डाइनिंग व्यवस्था की जाती है। लेकिन उनका खाना जब हो रहा होता है तो खाना देने के लिए खाने के समय कौन आता है? राजा जो महाराजा प्रताप होते हैं, उनके बेटे होते हैं अमर सिंह, वो वहाँ पर होते हैं। तो यहाँ पर मानसिंह पूछते हैं कि महाराणा कहाँ पर है? तो अमर सिंह बताते हैं कि महाराणा के पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए वो यहाँ पर नहीं आ पाएंगे। तो राजा मानसिंह इस बात को अपना अपमान समझते हैं और बीच खाने से उठकर चले जाते हैं, मतलब जाने लगते हैं। और जब वो जाने लगते हैं तो महाराणा प्रताप वहाँ पर आते हैं और एक कटाक्ष बोलते हैं, एक मतलब एक मजाक उड़ाते हैं या तंज कसते हैं मानसिंह में कि तुम अकेले आए हो, अपने फूफा अकबर को लेकर नहीं आए, जिनको तुमने दहेज में अपने बुआ को दे दिया था। क्योंकि यहाँ पे जो राजा मानसिंह की बुआ थी जोधाबाई, जिनको बताया जाता है, उनकी शादी अकबर के साथ हुई थी। इसलिए यहाँ पे राणा प्रताप कहते हैं मानसिंह से कि तुम अकेले आ गए हो, खाने पे अपने फूफा को लेकर नहीं आए। तो राजा मानसिंह इसको अपनी एक बेइज्जती समझते हैं और ये फाइनली जो बेइज्जती होती है इसको देखा जाता है बैटल ऑफ हल्दी घाटी में। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा, काफ़ी सारे डिप्लोमेट्स को अकबर भेजते हैं महाराणा प्रताप के यहाँ पर, लेकिन किसी भी ट्रीटी को महाराणा प्रताप साइन करने से मना कर देते हैं, स्वीकार करने से मना कर देते हैं, और कहते हैं कि हम गुलामी नहीं स्वीकारेंगे मुगलों की, और हम चित्तौड़ को तो वापस लेकर रहेंगे। इसलिए यहाँ पे फाइनली क्या होती है? बैटल ऑफ हल्दी घाटी होती है, जो कि बहुत ही फेमस बैटल मानी जाती है, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। ये बैटल 1576 में होती है। 18 जून को 1576 में बैटल ऑफ हल्दी घाटी होती है। बैटल ऑफ हल्दी घाटी जो है वो महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच में लड़ी जाती है, और मुगल जो सेना होती है उसके जो कमांडर होते हैं वो राजा मानसिंह होते हैं। तो आप एक ऐसा कह सकते हैं कि राजा मानसिंह और महाराणा प्रताप के बीच में ये बैटल ऑफ हल्दी घाटी हो रही है 18 जून 1576 में। ठीक है। अब ये बैटल काफ़ी रोचक होती है। रोचक इस तरीके से होती है कि जो महाराणा प्रताप होते हैं, इनकी आर्मी में लगभग 3500 इनकी ट्रूप्स होती हैं। वहीं अगर हम राजा मानसिंह के बारे में बात करें तो इनकी आर्मी में लगभग 10,000 की सेना होती है। ये 10,000 की जो सेना होती है उसमें बंदूक चलाने वाले लोग होते हैं, कई सारे हाथी, वॉर एलिफेंट्स होते हैं, हॉर्सेस होते हैं। ठीक है। तो इतनी बहुत बड़ी इनकी सेना होती है, और यहाँ पे महाराणा प्रताप है, उनकी सेना जो है वो 3500 की सेना होती है। लेकिन फिर भी महाराणा प्रताप जो होते हैं वो अपनी सेना के साथ बहुत अच्छे तरीके से बैटल लड़ते हैं हल्दी घाटी का। और ऐसा बताया जाता है कि महाराणा प्रताप का जो घोड़ा होता है चेतक, ये जो दिख रहा है आपको, ये महाराणा प्रताप का घोड़ा है चेतक, जो काफ़ी फुर्तीला है, जो कि हवाओं से बातें करता है, ऐसा बताया जाता है। और देखिए किस तरीके से मानसिंह के हाथी पर ये चढ़ गया है एक तरीके से, और महाराणा प्रताप जो है वो एक भाले से वार कर रहे हैं, और भाला बस थोड़ा सा ही चूक गया है, नहीं तो वहीं पर जो मानसिंह थे, राजा मानसिंह थे, उनका काम तमाम हो ही गया था। अब यहाँ पे बैटल करते समय जो है महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक इंजर्ड हो जाता है, क्योंकि जो मानसिंह का हाथी होता है, इसके हाथी के सामने यहाँ पे शॉर्ट होती है, यहाँ पे क्या होती है, एक तलवार होती है, और इस तलवार का प्रहार जो है इसके पैर पर होता है। तो इनका घोड़ा जो इंजर हो जाता है, घायल हो जाता है, लेकिन इनका घोड़ा तो भी हार नहीं मानता। जब चारों तरफ से महाराणा प्रताप को मुगल की सेना घेर लेती है तो चेतक हवाओं से बात करते हुए एक सुरक्षित जगह पे महाराणा प्रताप को ले जाता है, और जब भाग रहा होता है तो बीच में कई फीट, लगभग 25 फीट की एक खाई होती है। तो खाई से भी जो चेतक है डरता नहीं है, उस खाई को कूद कर महाराणा प्रताप को एक सेफ प्लेस पे पहुंचाने का काम जो है वो चेतक करता है। खाई को पार करने के बाद जब सुरक्षित
स्थान पर महाराणा प्रताप को पहुंचा दिया जाता है, उसके बाद चेतक का निधन हो जाता है। चेतक जो है वो शहीद हो जाता है और उसके शहीद होने पर महाराणा प्रताप को बहुत धक्का लगता है, क्योंकि महाराणा प्रताप का फेवरेट जो घोड़ा होता है वो चेतक होता है। और महाराणा प्रताप यहाँ पर आपको भावुक होते हुए, इमोशनल होते हुए दिखाई देंगे। ये ज़्यादा लंबे समय तक ये बैटल नहीं चला, केवल 4 घंटे तक ही ये बैटल चला। अब ये जो बैटल है, कई सारे हिस्टोरियन यहाँ पे आप देखेंगे, जो आप बुक्स भी पढ़ेंगे, ऐसा बताया जाता है कि हल्दी घाटी बैटल में मुगलों की विक्ट्री हुई, ऐसा बताया जाता है। लेकिन ये जो बैटल था ये डिसाइडिव नहीं था। यहाँ पे ना मुगलों की विक्ट्री हुई थी, ना राजपूत मतलब ना ही महाराणा प्रताप की विक्ट्री हुई थी। तो यहाँ पे किसी की भी विक्ट्री यहाँ पर नहीं हुई थी। ठीक है, तो 18 जून 1576 में ये हल्दी घाटी का युद्ध होता है। तो यहाँ से आपने देखा कि महाराणा प्रताप किस तरीके से चेतक के साथ बैटल फील्ड को छोड़कर चले जाते हैं और सेफ प्लेस पर पहुँच जाते हैं। आप यहाँ पे इमोशनल सीन देख सकते हैं जब चेतक की मृत्यु हो जाती है। आप हमेशा इतिहास में चेतक के बारे में बात करते हैं, क्योंकि चेतक एक बहुत ही लॉयल और एक बहुत ही होशियार और एक बहुत ही अक्लमंद, आप कह सकते हैं, महाराणा प्रताप का घोड़ा था। लेकिन इसके अलावा महाराणा प्रताप का एक बहुत ही लॉयल एलिफेंट भी था, और इस एलिफेंट का नाम है राम प्रसाद। तो ये जो एलिफेंट दिख रहे हैं ये महाराणा प्रताप का एलिफेंट है, जिसका नाम है राम प्रसाद। और राम प्रसाद बहुत ही जाइंट एलिफेंट होता है, बहुत ही पावरफुल एलिफेंट होता है, और मुग़ल इसको अपने साथ ले जाते हैं और मुग़ल इसका नाम भी चेंज करके पीर प्रसाद कर देते हैं। तो अकबर की देख रेख में ये एलिफेंट रहता है, लेकिन ये बहुत ही लॉयल होता है। लगभग 18 दिन तक, लगभग 18 डेज तक जो है ये एलिफेंट बिना कुछ खाए पिए रहता है, क्योंकि इसको भी आप कह सकते हैं कि मुगलों की अधीनता जो है वो स्वीकार नहीं है। ये अपने मालिक मतलब महाराणा प्रताप के पास वापस जाना चाहता है, और 18 दिन भूखे रहने के बाद राम प्रसाद की डेथ हो जाती है। तो राम प्रसाद जी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि एक एलिफेंट है ये महाराणा प्रताप का, जैसे कि चेतक घोड़ा है महाराणा प्रताप का। अब महाराणा प्रताप की ये हल्दी घाटी की बैटल हुई है। आप आज भी हल्दी घाटी को देख सकते हैं। ये है हल्दी घाटी, जो कि अरावली माउंटेन पे आपको देखने को मिलेगी वेस्टर्न राजस्थान में, जो कि राजसमंद और उदयपुर डिस्ट्रिक्ट को आपस में कनेक्ट करती है। उदयपुर से लगभग 44 किलोमीटर की डिस्टेंस पे आपको हल्दी घाटी की ये बैटल फील्ड देखने को मिलेगी। तो ये थी हल्दी घाटी की बैटल। इसके बाद महाराणा प्रताप जो हैं वो समझ चुके थे कि हमारे पास उतनी ट्रूप नहीं है, हमारे पास उतनी आर्मी नहीं है, हमारे पास ना ही गोला बारूद है, ना उतने हमारे पास वेपन्स हैं कि हम डायरेक्टली मुगलों से मुकाबला करें। अगर हम डायरेक्टली मुगलों से मुकाबला करेंगे तो हमारी हार निश्चित है। तो यहाँ पर हमें छापेमार पद्धति या फिर जो गॉरिल्ला वॉर है उससे हमें फाइट करनी पड़ेगी। तो काफ़ी लंबे समय तक है वो महाराणा प्रताप जंगलों में रहे, और जंगलों में रहकर वो छापेमार पद्धति से जो है वो मुगलों का सामना करते रहे। अलग अलग जगहों पे जाके वो मुगलों की जो छावनी थी उसको डिस्ट्रॉय करते थे। ठीक है, और अपनी जो सेना थी उसको वो इकट्ठा करने में लगे हुए थे। ऐसा बताया जाता है जंगलों में थे तो इन्होंने घास की रोटियां खाई हैं। ठीक है, ऐसी कहानियां भी हमको देखने को मिलती हैं। अब अकबर को इन्हें हराना था, चित्तौड़गढ़ का किला भी वापस लेना था। तो महाराजा प्रताप ने सोचा जितना भी हमारी एंसेस्टर के प्रॉपर्टी है, जितनी भी धन संपदा है, उसको जो है वो इन्वेस्ट किया जाए और अपनी ट्रूप को इकट्ठा किया जाए। वहीं पर इनके एक मिनिस्टर थे जिनका नाम है भामा शाह, और भामा शाह ने भी इनको काफ़ी सारी अपनी जो वेल्थ है वो ऑफर की थी, आप देख सकते हैं, जिससे ट्रूप को इकट्ठा किया जा सके। तो 25,000 की एक आर्मी जो है वो महाराणा प्रताप ने अकबर के अगेंस्ट यहाँ पर तैयार की थी, और इन्होंने कहा था कि मैं फाइनल बैटल जो है वो अकबर के साथ लड़ूंगा, लेकिन प्लेस मेरी होगी, समय मेरा होगा, जहाँ पे मुझे लड़ाई करनी होगी अकबर से, मैं वहाँ पे लड़ाई करूंगा। तो यहाँ पे जो फाइनल बैटल होती है वो बैटल ऑफ देवर होती है। बैटल ऑफ देवर जो है महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में होती है। महाराणा प्रताप अपनी सेना को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक पार्ट को लीड कर रहे होते हैं खुद महाराणा प्रताप, और दूसरे पार्ट को लीड कर रहे होते हैं उनके बेटे अमर सिंह वन जो हैं वो दूसरे पार्ट को लीड कर रहे होते हैं। जो बैटल ऑफ देवर है वो 1582 में लड़ी जाती है, विजयदशमी के दिन बैटल ऑफ देवर लड़ी जाती है। ठीक है, वैसे ही मुगल आर्मी जो होती है, मुगल आर्मी भी 2 पार्ट में डिवाइडेड होती है। मुगल आर्मी का जो कमांडर होते हैं तो 2 पार्ट होते हैं। एक कमांडर होते हैं यहाँ पे सुल्तान खान,
एक कमांडर कौन होते हैं, सुल्तान खान होते हैं, और दूसरे कमांडर जो होते हैं वो बहलोल खान होते हैं। तो मुगल कमांडर बहलोल खान और सुल्तान खान मुगल आर्मी को लीड कर रहे होते हैं। वहीं राणा प्रताप की जो आर्मी होती है उसको लीड अमर सिंह फर्स्ट और महाराणा प्रताप खुद कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर बैटल लड़ी जाती है दोनों के बीच में, और यहाँ पे जो विक्ट्री होती है वो महाराणा प्रताप की होती है। महाराणा प्रताप की विक्ट्री यहाँ पर होती है। बहलोल खान को महाराणा प्रताप मौत के घाट उतार देते हैं, वहीं सुल्तान खान को अमर सिंह जो होते हैं वो मौत के घाट उतार देते हैं। ऐसा बताया जाता है लगभग 35,000 मुगल सेना ने जो है वो सरेंडर किया था यहाँ पर महाराणा प्रताप के सामने। ठीक है, अब यहाँ पे आप इस बैटलफील्ड को देख सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, लोगों की आदत थी छापेमार पद्धति से वॉर करने की, गॉरिल्ला वॉरफेयर। ये देवर एक गांव के पास ये वॉर होती है, और यहाँ पर जो छुपे हुए सैनिक होते हैं वो एक एक करके जो मुगल की आर्मी होती है उसको कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप मुगल आर्मी देख सकते हैं कि एक तरफ से सुल्तान खान और दूसरी तरफ से बहलोल खान इसे लीड कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा बताया जाता है कि बहलोल खान को इस तरीके से तलवार से महाराणा प्रताप ने मारा कि इसके 2 टुकड़े हो गए। इसके ही नहीं, इनके जो घोड़े थे उसके भी 2 टुकड़े अलग अलग हो गए। इतनी ताकत थी महाराणा प्रताप की तलवार में, और इस तरीके से महाराणा प्रताप इस बैटल को जीत जाते हैं, और लगभग 35,000 जो सैनिक होते हैं मुगल आर्मी के वो सरेंडर कर देते हैं। इस बैटल के बाद देखिए, जब लगातार यहाँ पे बैटल हो रही थी, लगभग 36 छावनी जो थी छापेमार पद्धति से महाराणा प्रताप ने अकबर की डिस्ट्रॉय कर दी थी। तो अकबर एकदम जो है इसकी सेना कमज़ोर होते चली जा रही थी। इनकी जो मिलिट्री थी वो मेवाड़ के अगेंस्ट कैंपेन करते करते जो है वो कमज़ोर होते जा रही थी। और जब विक्ट्री होती है देवर पर, तो देवर की विक्ट्री के बाद यहाँ पे अकबर जो है अगली मिलिट्री कैंपेन करने के लिए तैयार नहीं होता। वो कहता है कि ठीक है, अब मुझे मेवाड़ से फाइट नहीं करना है। ठीक है, और यहाँ पर अब बहुत ही अच्छे हिस्टोरियन रहे हैं जिनका नाम है जेम्स टोड। उन्होंने मराठास ऑफ मेवाड़ इसके ऊपर अपनी जो है वो रचना भी की है, अपनी बुक को भी यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ का किला हो गया, कुंभलगढ़ के किले के अलावा उदयपुर, और उदयपुर के अलावा गोंडा, इन सभी एरियाज़ को वापस से जो है वेस्टर्न मेवाड़ का रीजन वापस से उसको एक्वायर कर लेते हैं, और अकबर को मजबूर कर देते हैं कि उस जगह को वो खाली करें। तो इस तरीके से वीर थे महाराणा प्रताप। और 2007 में महाराणा प्रताप का स्टैच्यू जो है वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है वहाँ पर स्टैच्यू को अनवील भी किया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से वापस से अपनी टेरिटरी को एक्वायर कर लिया था महाराणा प्रताप ने, और जीते जी जो अकबर थे वो इन्हें पकड़ नहीं पाए। फिर एक दिन ये आखेट कर रहे होते हैं, ये जंगलों में शिकार कर रहे होते हैं, और वो इंजर हो जाते हैं, और सीरियस इंजरी के बाद जो है इनका निधन हो जाता है, जब ये केवल 56 साल के 56 ईयर्स के होते हैं। और ये घटना जो है वो 29 जनवरी 1597 की होती है, और इनका जो निधन होता है वो चावड़ में होता है। और उस समय अकबर जो होते हैं वो लाहौर में होते हैं, और लाहौर में जब एक खबर पहुंचती है कि महाराणा प्रताप का निधन हो गया है, तो इस घटना से मतलब, क्योंकि महाराणा प्रताप का निधन, और महाराणा प्रताप ने हमेशा टक्कर दी है अकबर को, और इतने पावरफुल, इतने ये ब्रेव थे कि कभी भी अकबर इनकी सेना का प्रॉपर तरीके से सामना नहीं कर पाए। तो अकबर भी यहाँ पे फूट फूट के रोने लगते हैं जब वो इस बात की खबर सुनते हैं कि महाराणा प्रताप का निधन हो गया है। महाराणा प्रताप के निधन के बाद उनके जो बेटे होते हैं अमर सिंह वन, वो मेवाड़ की गद्दी पर बैठते हैं, मेवाड़ के अगले राजा बनते हैं। ठीक है, आज भी प्रताप गौरव केंद्र, जहाँ पे एक म्यूज़ियम है, महाराणा प्रताप की जो विक्ट्रीज़ है, उनकी जो तलवार वगैरह है, वो सब चीज़ें वहाँ पर आज भी रखी गई हैं उदयपुर सिटी राजस्थान में। तो ऐसी कुछ कहानी थी महाराणा प्रताप जी के बारे में। आई थिंक आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। देखते हैं कितनी चीज़ें आपको समझ में आई एक छोटे से क्विज़ के ज़रिए। इसके अलावा SSC कोर्स और SSC टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है परचम की वेबसाइट पे, या परचम के एप्लीकेशन के ज़रिए आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। अगर आप पूजा 10 कोड को यूज़ करेंगे तो एडिशनल आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है अबाउट महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का निधन बैटल ऑफ हल्दी घाटी में हो गया था। हल्दी घाटी माउंटेन जो है पास, वो अरावली रेंज राजस्थान में है। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है। हल्दी घाटी के बैटलफील्ड से वो चले गए थे चेतक के साथ, तो पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि 1597 में इनका निधन होता है, जबकि बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576 की घटना है। इसके अलावा अरावली हिल जो है हल्दी घाटी पास वहीं पर है, तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला स्टेटमेंट है महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था। तो अभी हमने देखा कि 9 मई को 1540 में कुंभलगढ़ के किला में
जो है महाराणा प्रताप का जन्म होता है। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था। तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था, चेतक था। अगर उनके हाथी का नाम पूछा जाए तो राम प्रसाद आप उनके हाथी का नाम बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इन विच ईयर बैटल ऑफ हल्दी घाटी टुक प्लेस। तो हल्दी घाटी की लड़ाई कब हुई थी। तो हल्दी घाटी की लड़ाई थी वो 18 जून को हुई थी, 18 जून को 1576 में, 1576 में हुई थी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, लेकिन अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि बैटल ऑफ हल्दी घाटी में विक्ट्री किसकी हुई थी, तो आपको मुगल लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ब्रॉड तरीके से देखें और काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करें तो आपको पता चलेगा यहाँ पे किसी की भी विक्ट्री नहीं हुई थी, किसी की भी विक्ट्री नहीं हुई थी। बैटल ऑफ हल्दी घाटी में मुगल सेना के जो कमांडर थे वो राजा मान सिंह थे। नेक्स्ट है हु वॉज द महाराणा प्रताप फादर। महाराणा प्रताप के फादर का नाम क्या था, या फाउंडर ऑफ उदयपुर कौन है। तो आंसर हो जाएगा उदय सिंह सेकेंड, महाराणा उदय सिंह सेकेंड। ऑप्शन सेकेंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। महाराणा प्रताप वॉज सक्सीडेड बाय हूम। महाराणा प्रताप के बाद अगली गद्दी पे कौन बैठा। तो इनके बेटे थे अमर सिंह वन। कौन बैठे थे, अमर सिंह वन गद्दी पर बैठे थे। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। दिस इज क्वेश्चन ऑफ द डे, वेयर डिड महाराणा प्रताप डाइड। महाराणा प्रताप की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, जो भी सही आंसर लगता है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ऐसे ही कुछ नए हिस्टोरिकल फिगर्स के साथ हम मिलते हैं अपने आगे के सेशन में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आज का आपका सेशन। टेक केयर एंड बाय बाय।